आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि ये रेजिलियंस क्या होती है। हिंदी में इसका मैं आपको अनुवाद भी बताऊंगी, और रेजिलियंस बिल्डिंग की इतनी इम्पोर्टेंस या महत्व इतना क्यों बढ़ गया है आज के परिप्रेक्ष्य में, और इसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्किल है, ये एक क्वालिटी है जो कि हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, मेरे कंट्रोल में क्या है? So disease is not in my control, it's not in the control of the government, it's not in the control of WHO internationally. तो मेरे कंट्रोल में जो है, let me work on that. तो साइड में मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो आप देख पा रहे होंगे। मेरे कंट्रोल में है मेरे विचार कि टाइम्स विल चेंज, आई एम इन कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में है मेरी फीलिंग्स कि मैं उदास न हूँ, मैं गिव अप न करूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड या गुस्सा न हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में है मेरी रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाए रखना। इस कोरोना के टाइम में पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा है कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने परेशान हो गए हैं घर में लॉकडाउन के दौरान कि आपस में ही उनके खूब झगड़े झांटे शुरू हो गए हैं। हस्बैंड वाइफ आर फाइटिंग, सिबलिंग्स बहन भाई बहुत लड़ रहे हैं, माँ और बच्चों के बीच में। कुछ एक बच्चे देवर लाइक अरे इससे तो हम बेहतर ही थे, अगर हम स्कूल जाते थे तो ये तो हमें कैद मिल गई है और पूरे टाइम हेली पेरेंटिंग हो रही है, हमारे सिर पे माँ बाप मंडरा रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना मेरे हाथ में है, अपनी हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना मेरे हाथ में है, और मेरे एक्शंस और मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार जो है वो भी मेरे हाथ में है। तो ये जो एक शिफ्ट हुआ है कि हम यदि ऐसा सोचें कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सब तो बाहरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो रहा है। हाँ, नो डाउट, जो सर्कमस्टेंसेस हैं सो है, हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते, पर हमारे कंट्रोल में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली और आप देखेंगे डायरेक्टली भी आपके कार्य को, आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रही है। इसमें यहाँ पे एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने लाना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं अरे मैडम अच्छा सोचने से अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब मैं आपको साइंस का एक एविडेंस देती हूँ, एक फैक्ट देती हूँ, क्योंकि नेचुरली लॉजिकल चीज़ें, तर्क संगत बातें हमें आसानी से हजम हो जाती हैं। तो एक फैक्ट है, न्यूरोसाइंटिफिक फैक्ट है। न्यूरोसाइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को समझें। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, इसमें न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। अब ये आप गूगल पे कहीं भी जाके ढूंढ लीजिएगा, आपको यही फैक्ट मिलेगा। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका रेजिलियंस से क्या मतलब है, आज के सेशन से क्या मतलब है? इसका ये कोरिलेशन है कि अगर ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, अगर ये आपस में जुड़े रहते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, यदि हम मेहनत करते हैं इन्हें जागृत रखने की, इन्हें जगाने की, तो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं ग्रीक एंड लैटिन बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपने देखा होगा एक रबर बैंड होता है, अपने ऑर्डिनरी शेप में अगर वो रखा होता है तो ज़रा सा सिक्के के जैसा उसका शेप होता है, लेकिन उसी रबर बैंड को अपन उठा के जब खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं तो वो एक 12 सेंटीमीटर तक भी खींच जाता है या उससे ज़्यादा भी खींच जाता है। ओके, इसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है उसमें भी ये क्षमता है कि यदि हम चाहें तो कोई नई आदत हम डेवलप करके अपने ब्रेन की क्षमता को खूब डेवलप कर सकते हैं। और इसी में मैं आपको बोलूँगी रेजिलियंस भी यदि हम में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमको रेजिलियंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। ओके, दूसरे सेलिगमैन जो फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी माने जाते हैं, उन्होंने कहा रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक, कि किसी को यदि हम दबाते हैं और वो व्यक्ति फिर भी हताश नहीं होता है और वो वापस से उछल के खड़ा हो जाता है कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, इट्स फाइन,
मैं इसे हैंडल करूँगा। ये जो क्षमता है बाउंस बैक करने की, उठ खड़े होने की, फिर से चल देने की, इसे भी हम रेजिलियंस कहते हैं। अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को, अपने किसी रिश्तेदार को कभी आईसीयू में मिलने गए हैं तो जो मॉनिटर होता है उसमें भी अप एंड डाउन, जब तक लाइन आ रही है मतलब बंदा जिंदा है, जिंदगी चल रही है। लेकिन अगर वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है कि ना अप है ना डाउन है, मतलब खेल खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों में भी हम कैसे आगे बढ़ते रहें, दिस इज रेजिलियंस। टेनेसिटी का मतलब होता है रिमेनिंग ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी सिर्फ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कैरोली टेकाक्स की। कैरोली टेकाक्स जो थे, ये ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक गेम्स, और इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल लिया शूटिंग में। लेकिन क्या हुआ था कि 1936 में समर ओलंपिक्स में ये अलाउ नहीं किया गया था। ये अपने राइट हैंड से तब शूट करते थे और इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था, क्योंकि तब ये एक रूल था कि भाई सार्जेंट लेवल के थे ये, और जब तक एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं आ जाते तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। अभी आर्मी ट्रेनिंग हुई तो इनका एक ग्रेनेड फटा वहाँ पे, और इनका सीधा हाथ जो था वो खराब हो गया। तो ही वॉज अ गुड शूटर, पर इन्हें चांस नहीं मिला। अब इनके पास में क्या ऑप्शन था? या तो ये रोते रहते कि देखो जब मैं राइट हैंड से इतना बढ़िया शूट करता था तब मुझे चांस नहीं मिला, क्योंकि मैं सीनियर पोजीशन में नहीं था, मैं कमीशन्ड ऑफिसर नहीं था, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। और या फिर वो जब ग्रेनेड एक्सप्लोड हुआ तो ये और ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते थे कि अब तो मैं वैसे ही कभी भी शूट नहीं कर पाऊंगा। बट ही कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस शूटिंग विद हिज लेफ्ट हैंड। वो अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करते रहे शूटिंग। 1940 और 1944 के जो ओलंपिक गेम्स थे वो भी रद्द कर दिए गए थे। फाइनली 1948 में he got the gold medal for firing for pistol shooting, and again in 1952। ये एक छोटी सी केस स्टडी है। हाँ, आपके मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत होंगे। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर पार्टीशन के टाइम सिंध से आए थे इंडिया, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था बाउंस बैक करना, पर रेजिलिएंट थे, मेहनत की, पॉसिबल हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी टेनेसिटी या हमारी स्ट्रॉन्ग टफनेस को दर्शाता है कि यदि हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आशावादी यदि हम रहते हैं, तो द चांसेस आर हायर कि हम बाउंस बैक कर पाएंगे। और